हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुनामी के मिटिगेशन मेजर्स के बारे में। और अभी जो रिसेंट में सुनामी हुई है, सुनामी की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो रिसेंट का डेटा है तो इट माइट केम इन एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं मिटिगेशन मेजर्स से। मिटिगेशन मेजर्स का मतलब होता है कि क्या क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम ऐसे डिजास्टर्स को रोक सकते हैं, सुनामी को रोक सकते हैं। सो मिटिगेशन मेजर का जो मेन एम होता है वो होता है कि डैमेज जो हो रहा है किसी भी नेचुरल डिजास्टर से उसको रोकना। साथ ही साथ जो लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ लाइफ इट कैन बी ऑफ ह्यूमन, इट कैन बी ऑफ एनी लाइफ स्टॉक, इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो जो लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है मैसिव ओशन वेव से, उसको रोकना। अब ये जो सुनामी है, सुनामी को दो तरीके से कैटेगराइज किया है। पहला है स्ट्रक्चरल मेजर्स और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। अगर हम स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें, जैसे नाम से पता चल रहा है और पिक्चर भी शो कर रही है कि कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं, कुछ बिल्डिंग में चेंजेस किए हैं, या बिल्डिंग का जो मटेरियल है उसमें कुछ बदलाव किए हैं ताकि वो विथस्टैंड कर पाए सुनामी के अगेंस्ट। सो सबसे पहला है सी वॉल्स एंड ब्रेक वाटर। सी वॉल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक वॉल है। सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट। मान लीजिए कि ये एक वॉल है, यहाँ पे सुनामी आई है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुनामी के बीच अगर हम एक मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक वॉल बनानी है। वॉल मेरा मतलब है एक बैरियर, है ना। तो बैरियर इज समथिंग कि जो एनर्जी को एब्जॉर्व करे, जो उस चीज़ को रोके, या कहीं न कहीं उस चीज़ को एक हिंड्रेंस उसके बीच में क्रिएट कर दे। तो वॉल इज़ समथिंग लाइक दैट। तो उसका मतलब वही बताया गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सुनामी आई है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन दोनों के बीच अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये सुनामी डायरेक्टली अफ़ेक्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को। बट अगर हम इन दोनों के बीच कोई ऐसी चीज़ को क्रिएट कर देते हैं जो कि सुनामी की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर ले या सुनामी को रोक दे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे होने वाले या एग्ज़िस्ट करने वाले जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बच जाएँगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कोस्ट लाइन पे या शोर लाइन पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें हैं, उनको हमें कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करना है। तो हम एक बैरियर क्रिएट करते हैं, बैरियर बनाते हैं वाटर के और कोस्ट लाइन के बीच। तो कोस्ट लाइन और वाटर के बीच जो बैरियर बनाया जाता है वो ऐसा बैरियर होता है जो कि वेव्स से आने वाली जो वेव्स की एनर्जी है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब जब वेव की एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी तो वेव जो है वो क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी। वेव में एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो वेव के जब अंदर एनर्जी नहीं है तो उसके अंदर पोटेंशियल भी नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए या चीज़ों को डिस्ट्रक्ट कर पाए, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो तो एब्जॉर्ब हो चुकी है। किसके थ्रू? बैरियर के थ्रू, जिसको हमने क्या बोला, सी वॉल या ब्रेक वाटर्स। तो सी वॉल और ब्रेक वाटर वो इसी तरीके के बैरियर यानी कि बंधन या रोकथाम के जो तरीके हैं, यू कैन से दैट थिंग, जो उसको कहीं ना कहीं रोक देती है। तो वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वेव सेटल डाउन हो जाती है, मूव नहीं कर पाती है आगे। एंड जो भी स्ट्रक्चर्स है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाते हैं, फर्दर डिस्ट्रक्ट नहीं होते हैं। सो ये तो पहला तरीका है, सी वॉल एंड ब्रेक वाटर्स। एक स्ट्रक्चरल मेजरमेंट है, एक स्ट्रक्चरल मेजर है सुनामी के होने वाले डिस्ट्रक्शन को रोकने का। स्ट्रक्चरल मेजर इसलिए है क्योंकि हमने कोई बैरियर क्रिएट किया है, स्ट्रक्चरली हमने उसको बनाया है, दैट्स वाई स्ट्रक्चरल मेजर में आता है। नेक्स्ट है एलिवेटेड बिल्डिंग्स। एलिवेटेड बिल्डिंग्स का मतलब है कि बिल्डिंग्स जो है वो ऊंचाई पर हो, एलिवेट हो। अब जो कंस्ट्रक्शन है हाउसेज का, जब वो स्टिल्ट्स पर किया जाएगा, ऊंचाई पर किया जाएगा, तो वाटर जो है कहीं ना कहीं वो नीचे से पास हो जाएगा। ठीक है। सो वाटर अंडरनीथ से पास होगा, तो एलिवेटेड बिल्डिंग कुड बी अ मेजर कि जो सुनामी से प्रोटेक्ट कर सके, अगर वेव छोटी है तो। बट अगर वेव बड़ी है तो वो कहीं ना कहीं फिर भी डिस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट है सुनामी रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो सुनामी रेजिस्टेंट है, मतलब कि जो वो स्ट्रक्चर्स है वो रेजिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं सुनामी को। तो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन ऐसा हो, मटेरियल ऐसे चूज करें हम। मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल मतलब कि जिनसे बिल्डिंग बनी है वो ऐसे मटेरियल हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट आजकल आते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेबल भी है, और वाटर को रेजिस्ट करते हैं। मतलब कि आप कितनी भी तेजी से वाटर अगर स्प्लैश करोगे तो वो धुलेंगे नहीं, या यू कैन से कि टूटेंगे नहीं, और डेब्रीज पे उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो दैट इज व्हाट इट इज मीन। सो उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। हम फाउंडेशन में उनको यूज़ कर सकते हैं, वॉल्स पे उनको यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल कॉलम्स पे उनको उनको यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब तेज़ी से वाइब्रेशन आए वाटर की, वाटर का जो एनर्जी आए उससे वो अफेक्ट ना हो। इसके अलावा स्टील यूज़ किया जा सकता है।
FRP आते हैं, यानी कि फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट्स आते हैं, जो कि लाइट वेट भी हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, जो कि विथस्टैंड कर जाते हैं हाई एनर्जी और हाई क्वांटिटी या हाई स्पीड से जो वाटर आ रहा है उसके अगेंस्ट। इसके अलावा हम शॉक एब्जॉर्बिंग फाउंडेशन बना सकते हैं, यानी कि ऐसी नींव हम ऐसे मटेरियल की बना सकते हैं जो कि शॉक को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। तो कहीं न कहीं जब नींव ऐसे मटेरियल की बनी होगी, तो जो बिल्डिंग है वो शेक नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी उसमें ट्रांसफर नहीं होगी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बिल्डिंग उससे शेक नहीं होगी। So these are the measures tsunami resistant infrastructure. Next we have mangrove and coral reefs. अच्छा, जो मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव्स हैव दैट न्यूमेटोफोर्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन दैम, और उनकी जो रूट्स होती हैं वो धरती के ऊपर होती हैं। मैनग्रोव्स के बारे में भी एक वीडियो है, आई विल पिन दैट वीडियो इन दैट आई बटन, यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। मैनग्रोव्स और कोरल रीफ्स ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि शोर लाइन पे जो कि नेचुरल बैरियर की तरह एक तरीके से एक्ट कर सकते हैं। थिंक इट ऑफ इट लाइक दैट, कि मान लीजिए कि कोई मिट्टी है, मिट्टी अगर पानी का बहाव बहुत तेजी से आ रहा है तो मिट्टी जो है उसके साथ बह के चली जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। बट अगर उस मिट्टी पे हम बहुत सारे ट्रीज को प्लांट कर देते हैं, तो वो जो ट्रीज की रूट्स है वो कहीं ना कहीं मिट्टी को टाइटली पैक करके रखेंगी, और पानी का जो तेज बहाव है, अगर ज़्यादा स्पीड से पानी आ भी रहा है तो मिट्टी को मूव नहीं करा पाएगा, मतलब सॉइल इरोजन नहीं होगा। सो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है उस पे ये अप्लाई ही ये वाला जो पॉइंट है वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कि जो मैनग्रोव्स है और जो कोरल रीफ्स है वो नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, और वो जो नेचुरल बैरियर है वो वेव के फोर्स को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो सॉइल है वो उससे उनकी जो मैनग्रोव्स की जो रूट्स है कोरल रीफ से क्या होती है, वो टाइटली पैक हो जाती है और वो कहीं ना कहीं इरोड नहीं होती है। इसके अलावा जो वेव की जो एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वेव की वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता, वेव जो है कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव फ्लड गेट्स एंड वाटर चैनल्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें हेल्प कर सकते हैं जो कि रीडायरेक्ट करे सुनामीज को, सुनामी की वेव्स को रीडायरेक्ट करे पॉपुलेटेड एरिया से। मान लीजिए कि सुनामी वेव इस साइड या इस डायरेक्शन में आ रही है और इस डायरेक्शन में कोई लोकल कम्युनिटी रहती है या कोई पॉपुलेटेड एरिया है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि सुनामी की वेव को रीडायरेक्ट करे, दूसरी डायरेक्शन में मूव करा दे, ताकि जो पॉपुलस एरिया है वो उससे अफेक्ट ना हो या वो उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ऐसे फ्लड गेट्स या वाटर चैनल्स को क्रिएट किया जा सकता है जो कि उसको उसकी डायरेक्शन को मोड़ दे या उसको रोक दे। सो ये तो बात की हमने स्ट्रक्चर की। हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कहीं न कहीं, या तो फ्लड गेट्स हमने बनाया या तो वाटर चैनल क्रिएट कर सकते हैं, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, सुनामी रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एलिवेटेड बिल्डिंग्स बना सकते हैं, सी वॉल्स एंड ब्रेक वाटर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बनाने वाली हैं, है ना? जो कि सिविल इंजीनियर्स इन पे काम करेंगे। तो इसीलिए हमने इनको स्ट्रक्चरल मेजर्स बोला, क्योंकि इनमें हम किसी न किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुनामी के अगेंस्ट विथस्टैंड कर पाएंगे। बट अब हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की, जिसमें कि हम किसी स्ट्रक्चर्स को नहीं बना रहे हैं, हम किसी प्लान को तैयार कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन द प्लान जो कि हमें हेल्प करेगा सुनामी के अगेंस्ट लड़ने में। तो अगर हम नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें, तो मेनली ये फोकस करते हैं प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग्स पे। मतलब सुनामी के आने से पहले लोगों को कैसे तैयार किया जा सकता है, या सुनामी के आने से पहले अर्ली वार्निंग साइंस कैसे दिए जा सकते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जा सकती है, लोगों को सक्षम कैसे बनाया जा सकता है कि वो सुनामी जब आए तो उसके अगेंस्ट कम्बैट कर सके। सो ये सारी चीज़ें नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाती है। मतलब हम लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर गिविंग द नॉलेज, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द किट्स, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड। सो ये सब प्रिपेयर्डनेस में आ जाता है। फर्स्ट वन इज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो सुनामी के अगेंस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग साइंस हम लोगों को दे सकते हैं, जैसे सेंसर्स के थ्रू, बायोस डिटेक्ट अंडर सी अर्थक्वेक एंड ट्रिगर अलर्ट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि अंडर वाटर अर्थक्वेक को, अंडर वाटर वोल्केनो को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, और जब हमें ये पता होगा कि वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, सेस्मिक वेव रिलीज हो चुकी है, तो हमें ये भी पता होगा कि अब जो सी की वेव्स है उसमें वाइब्रेशन होगी, सी वेव जो है वो कहीं ना कहीं हार्बर वेव क्रिएट होंगी और सुनामी आ सकता है। तो हम लोगों को पहले ही उसके बारे में अलर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सकवेशन प्लान एंड रूट्स, क्लियरली मार्क्ड एस्केप पाथ्स टू हायर ग्राउंड। तो वी कैन मार्क द पाथ्स कि जब सुनामी आएगा तो किन पाथ्स के थ्रू
किन जगहों के थ्रू मूव करना है। पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस में एक तरीके से कि लोगों को अवेयर करना है, ट्रेनिंग देनी है वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो भी सुनामी प्रोन एरियाज़ हैं, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट में सुनामी देखने को मिली है पास्ट में और आगे भी सुनामी आने के चांसेस हैं, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को बेटर है कि हम उन्हें ही पोटेंशियल बनाएँ, उन्हें ही सक्षम बनाएँ कि वो खुद से अपनी और आस-पास के लोगों की मदद कर सकें। तो इसके थ्रू इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ट्रेनिंग कैंप्स, ट्रेनिंग बूट्स चला सकते हैं। सुनामी के जो रिस्क है उनको कहीं न कहीं रिड्यूस करने को लेके हम ट्रेनिंग कैंप्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इमरजेंसी किट्स और फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ोनिंग एंड लैंड यूज़ प्लानिंग व्हिच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये प्रिपेयर्डनेस में ही आएगा। अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शन इन हाई रिस्क कोस्टल एरियाज़, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अर्थक्वेक में भी हमें जब हम अर्ली साइंस देते हैं हमें पता होता है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, सेस्मिक वेव्स का जब हम डिटेक्शन करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आए हैं पास्ट में और आने की संभावना है आगे भी। तो सेम सुनामी के केस में होता है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बार-बार सुनामी ट्रिगर होते हैं, तो ऐसे एरियाज़ में बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े जो यू कैन से स्काई स्क्रैपर्स हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब सुनामी आएगी, तो ना सिर्फ़ उससे लोगों का लॉस होगा, ना सिर्फ़ उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, उससे साथ ही साथ जो पैसा लगा है उस बिल्डिंग को क्रिएट करने में या जो फाइनेंसेस कहीं न कहीं उस बिल्डिंग में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग के तौर पे हो या फ्लोर मेकिंग या किसी भी फॉर्म में लगा हो, तो वो सारे फाइनेंसेस का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे एरियाज़ में जो कंस्ट्रक्शन है उसको अवॉइड ही करना चाहिए और हाई रिस्क जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को भी कहीं न कहीं उनका जो जैसे फूड स्टॉल लोकल कम्युनिटीज़ लगा लेते हैं कोस्टल एरियाज़ के आस-पास, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ड्रिल्स एंड सिमुलेशंस हैं, रेगुलर प्रैक्टिस टू एंश्योर क्विक एंड इफेक्टिव एक्सकवेशन। सो रेगुलर प्रैक्टिस टू एंश्योर क्विक एंड इफेक्टिव एक्सकवेशन की दैट जो बार-बार एक्सकवेशन करते हैं कि बार-बार जो खुदाई वहाँ पे होती है कोस्टल एरियाज़ के आस-पास, उनको कहीं न कहीं उनको चेक करना है, उनको प्रिवेंट करना है क्योंकि दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर द सुनामीज़। पोस्ट सुनामी मेजर्स की अगर हम बात करें तो जब सुनामी हो गया है, पोस्ट आफ्टर सुनामी क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, वो क्या करती है, दे सर्च एंड दे रेस्क्यू, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं और वो रेस्क्यू करती है लोगों को जो भी उन एरियाज़ में फँस गए हैं, सुनामी की चपेट में जो लोग आ गए हैं, तो उनको रेस्क्यू करती है रैपिड रिस्पॉन्स टीम। मेडिकल एड और शेल्टर प्रोवाइड करती है क्योंकि जब सुनामी आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब टूट जाएँगे तो लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा और कहीं न कहीं बेसिक एमिनिटीज़ जो है, बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं होंगी उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तो मेडिकल एड और शेल्टर उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। सेटिंग अप इमरजेंसी हेल्थ केयर और इसके साथ-साथ टेम्परेरी हाउसिंग उनको प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते हैं, उनका मेंटल हेल्थ ठीक होके वापस से वो जॉब पे नहीं चले जाते, तब तक उनको टेम्परेरी हाउसिंग या शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा रीबिल्डिंग विद अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंश्योरिंग फ्यूचर स्ट्रक्चर आर मोर रेज़िलिएंट, ये एंश्योर किया जाता है कि जो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो ज़्यादा रेज़िलिएंट होंगे, ज़्यादा विथस्टैंड कर पाएँगे। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मतलब ये एंश्योर करना कि आगे वाने आने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनाए जाएँगे, वो इस तरीके से बनाए जाएँ कि वो सुनामी को विथस्टैंड कर पाएँ, ज़्यादा रेज़िलिएंट हो, मटेरियल उनमें इस तरीके का यूज़ किया जाए, शॉक एब्ज़ॉर्बर बनाए जाएँ ताकि बिल्डिंग जो है वो विथस्टैंड कर पाए सुनामीज़ या सुनामी से होने वाली वाइब्रेशन के अगेंस्ट। अगर हम बेस्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी देखें कि सबसे अच्छी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी या कंट्रोल स्ट्रैटेजी या इसके जो इफ़ेक्ट है उनको रिड्यूस करने की जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो क्या हो सकती है? वो स्ट्रैटेजी है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज़ मेजर्स, जो भी स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं प्लस नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं। दोनों तरीके से हमें काम करना होगा, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट अगेंस्ट द सुनामी। मतलब हमें प्रिपेयर भी होना है सुनामी से पहले, लोगों को वार्निंग भी देनी है, लोगों को ट्रेनिंग कैंप्स के थ्रू ट्रेनिंग भी देनी है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, टाइम पे उन्हें वार्न भी करना है। इसके साथ-साथ हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करके रखने हैं ऑलरेडी, जो कि सुनामी की जो वेव्स हैं उसके अगेंस्ट विथस्टैंड कर पाएँ
और अगर इन केस अगर सुनामी से डिस्ट्रक्शन होता है तो हमारे पास बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, अप टू डेट हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑन द स्पॉट प्रेजेंट होनी चाहिए। बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, मतलब हार्डली हेल्थ केयर ना मिलने की वजह से लोगों की जान जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। इमरजेंसी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, एक कॉम्बिनेशन में अगर हो तो। So this is it about mitigation strategy. Now moving on to the recent tsunami that has occurred in the world. अभी रिसेंट में जो सुनामी देखने को मिले हैं वो अगर 2020 से हमने स्टार्ट किया है, 2020 से अगर हम देखें तो इलोट क्रीक मेगा सुनामी जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में देखने को मिला है, कनाडा में। इलियोट क्रीक मेगा सुनामी कोलंबिया में जो कि देखने को मिला है, ये नवंबर 28 2020 में आया था। दैट इज अनसीजनेबली हैवी रेनफॉल दैट ट्रिगर्ड अ लैंडस्लाइड इन ब्रिटिश कोलंबिया। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कॉजेज ऑफ सुनामी की बात की थी, तो लैंडस्लाइड क्या करता है, जब वो पानी में ओशन में एकदम से गिरेगा, एक बड़ा पीस ऑफ रॉक जब पानी में गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं मैसिव वेव क्रिएट करेगा। तो सेम थिंग हैपन इन नवंबर 28 इन 2020। तो हैवी रेनफॉल की वजह से सबसे पहले लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ और उस लैंडस्लाइड की वजह से सुनामी हुआ। और उस सुनामी की वजह से अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ रॉक एंड डेब्रीज फॉल फ्रॉम द एलिवेशन। जैसे कि लैंडस्लाइड में होता है तो लगभग लगभग 3 मिलियन क्यूबिक मीटर का रॉक और डेब्रीज, डेब्रीज मतलब कि जो भी मिट्टी आसपास की है वो 550 मीटर की हाइट से माउंट ओरेक जो लेक है, माउंट ओरेक चेलिस लेक में एक तरीके से जब ऊपर से गिरी वो इस हाइट से 550 मीटर की हाइट से, तो आप समझ सकते हैं कि उसने कितने मैसिव लेवल पे पानी को वाइब्रेट किया होगा, पानी की जो वेव्स हैं वो कितने मैसिव लेवल पे पानी को डिस्टर्ब किया होगा। क्योंकि इतने डायमेंशन का जो रॉक है, इसके साथ साथ डेब्रीज भी इतनी हाइट से जब वो गिरेगी पानी में तो कहीं ना कहीं वो पानी में एक भारी वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। एंड that triggered the tsunami. Next, we have in 2023 Dixon Fozzard mega tsunami in Greenland. So ये September 2023 में आया, where massive rock slide in eastern Greenland that trigger the mega tsunami. तो इसमें भी वही कारण है कि जो लैंडस्लाइड है, एक बड़ा चट्टान का जो पीस है, इसके साथ साथ जो डेब्रीज है, they just fall in the ocean and they trigger the tsunami. इसकी बाद अगर हम बात करें 2024 में नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक जो कि जापान में आया, नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक एंड सुनामी जो कि जापान में देखने को मिला, ये जनवरी 1 2024 रिसेंट का ही है। अर्थक्वेक जो है उसका मैग्नीट्यूड था 7.6 का, जो 6 की मैग्नीट्यूड का 7.6 मैग्नीट्यूड का वो अर्थक्वेक था। अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का वो हम किस स्केल से मेजर करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है जिसमें हमने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने स्केल्स ऑफ अर्थक्वेक, हाउ टू व्हाट आर द वेरियस स्केल ऑन विच वी मेजर द अर्थक्वेक। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ स्केल। तो मैग्नीट्यूड हम किस स्केल पे मेजर करते हैं, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो हम किस स्केल पे मेजर करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सो 7.6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया था नोटो पेनिनसुला में, एंड दैट अर्थक्वेक हैज़ ट्रिगर्ड द सुनामी, और उसकी वजह से एक्सटेंसिव डैमेज देखने को मिला। एंड इसकी अगर हम वेव की हाइट देखें तो इट इज़ 3.6 मीटर। and you can see the casualties, at least 55 people lost their life due to the combined effect of earthquake and tsunami। क्योंकि earthquake ट्रिगर हुआ, वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है, मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, और अर्थक्वेक की वजह से सुनामी ट्रिगर हुआ, और सुनामी क्योंकि एक वाटर इंड्यूस्ड डिजास्टर है तो उसकी वजह से 55 लोगों की जान वहाँ पे चली गई। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में तो 90% ऑफ द बिल्डिंग इन सर्टेन टाउन्स वर डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड। तो 90% बिल्डिंग्स उस एरिया में डिस्ट्रॉयड हो गई, और अराउंड 120 मैरीटाइम वेसल्स वर रिपोर्टेड टू हैव sunk and capsized, and 70% of the ports in Ishikawa prefecture sustained damage. So these are the impacts and these are the recent tsunamis that we had discussed. If you have any query regarding this content,
you can drop me in the comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. I will pin that video of mangrove in that I button. You can go and check it from there. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.